गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 5 जनवरी 2021 है, दिन है ट्यूसडे, और दिन की शुरुआत करेंगे मारिया मेनिस के कोट के साथ। द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पीपल इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीजन। हमारे दिमाग के दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक इमोशनल और एक लॉजिकल। ज़्यादातर लोग जो हैं, जब इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचती है, और हमारा दिमाग जो है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इमोशनल डिपार्टमेंट के पास पहुँचती है, उसके बाद वहाँ से लॉजिकल डिपार्टमेंट के पास चीज़ें चली जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें माइक्रो सेकंड्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पर बैठे हैं और ऑल ऑफ द सडन आपके पैरों के पास से कोई सांप निकला, तो आप सोचेंगे नहीं कि ये सांप जहरीला है या नहीं। आप ऑल ऑफ द सडन जो है वहाँ से चले जाएंगे, और उसके बाद जब आप एक सेफ डिस्टेंस पे होंगे तब आप एनालाइज करेंगे कि इसकी कलर, साइज, किस प्रकार का ये सांप हो सकता है, एक्सेट्रा। दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इमोशनल डिपार्टमेंट के पास पहुँचती है। तो जब ये इमोशनल डिपार्टमेंट के पास है, तब रिएक्ट मत कीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट दिस डेंजरस सिचुएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट किसी ने आपको कुछ कह दिया या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हुई। तो इमोशनल चार्ज जब ख़त्म हो जाए तब तक वेट कीजिए, उसके बाद चीज़ों के बारे में सोचिए। सो यू वुड बी एबल टू टेक राइट डिसीजन। इसी के साथ हमारे टेबल के ऊपर हैं आज 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले बात करेंगे स्वच्छ स्पेस के बारे में। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट हाउस वर्क। ब्लैक एंड ग्रे, ये पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे गवर्नर्स ने अपने पावर्स को मिसयूज़ किया है। कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। एम्ब्रेसिंग एनर्जी एफिशिएंसी, और बाद में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने वाला है। डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर, पर्टिकुलरली यूपीएससी का जो स्मार्ट कोर्स है उसके ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। टू फाइंड आउट मोर अबाउट अवर यूपीएससी स्मार्ट कोर्स, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। ध्यान रखिए कि 6 जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर दिस ऑफर। स्वच्छ स्पेस, इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, और 1957 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1957 में यूएसएसआर, जो आज रशिया है, वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड, पहला ऐसा देश जिसने पहला रॉकेट लॉन्च किया स्पेस में। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए ये एक पहला कदम था स्पेस में, और इसी के साथ साथ इसी कदम ने यही पहला स्टेप था जिसने यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक स्पेस रेस की शुरुआत की। उसके बाद 1957 से अगर 2021 तक अगर आप देखें तो बहुत सारे अलग अलग देशों ने स्पेस में काफ़ी सारा सक्सेस अचीव किया है। लेकिन जो कहते हैं कि आप कुछ भी करें उसकी अगर आप कोई अच्छी चीज़ भी कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली होती ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पेस में कई लोग ये कहते हैं कि इतने सारे पैसे स्पेस में जहाँ पर कोई नहीं है, राइट, तो वहाँ पर चांद पर कोई नहीं है, तो आप इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग गरीब हैं तो उनको खाना दीजिए, उनको रोटी दीजिए, एक्सेट्रा। आपकी बात सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि स्पेस पर कोई नहीं है, राइट, तो वहाँ पर पैसे क्यों वेस्ट करें? बट इट इज़ नॉट वेस्ट। चांद पर कोई नहीं रहता है, वो हमें तब पता चला जब हमने स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट किया। सेकंड थिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सप्लोरेशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट के ओडिशा का एग्जाम्पल देखिए। आज से लगभग 20-25 साल पहले वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त साइक्लोन आया था, और ऐसे साइक्लोन्स भारत में उसके बाद भी आ गए, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास ऐसी कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोगों को 3-4 दिन पहले अलर्ट कर दे और गांव जो है वो खाली कर दे। तो उस टाइम पर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। आज देखिए, बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, 2-3-5 लोगों की मृत्यु होती है। दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्पेस। फिर आपके फ़ोन्स या लेक्चर, यूट्यूब, सिनेमा, सो मेनी थिंग्स, राइट, कितनी सारी इंडस्ट्री और कितने सारे पैसे जनरेट भी होते हैं इससे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और साइंटिस्ट का क्या कसूर? अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज़ में मेहनत की है, वहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्लेटफॉर्म तो मिलना ही चाहिए साइंटिस्ट को भी, राइट। तो पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हैं। एनीवे, बहुत सारे देशों ने स्पेस में काफ़ी सक्सेस अचीव किया है, लेकिन इसका जो
एक इसकी जो एक साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस में कचरा भी अब वहाँ पर जमा हो रहा है. Do you know US Defense Network now has a special department which monitors space debris. Debris यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं. तो यूएस का जो डिफेंस नेटवर्क है उनका एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, वो नज़र रखता है स्पेस के ऊपर. और ये जो छोटे छोटे चीज़ों के टुकड़े हैं, लगभग 5 लाख जितने ऐसे टुकड़े हैं, इनकी साइज़ 0.4 से 4 इंचज़ की है. और 23,000 पीसेस ऐसे हैं जिनकी साइज़ 4 इंच से ज़्यादा हैं. और वो 20,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से स्पेस में घूम रहे हैं. जस्ट इमेजिन कीजिए कि नेक्स्ट जब रॉकेट लॉन्च होता है और ये टुकड़े इतनी स्पीड से अगर रॉकेट के साथ टकरा जाए तो और ज़्यादा मीन्स एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा और ज़्यादा कचरा जो है वो स्पेस में फैल जाएगा. इंटरेस्टिंग चीज़, जापान ने एक शुरुआत करने की कोशिश की है. क्योटो यूनिवर्सिटी और जापानीज़ कंपनीज मिलकर अब एक वुडन सैटेलाइट बनाने के बारे में सोच रही हैं. वुडन सैटेलाइट, राइट. अब ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा. 2023 का टारगेट रखा है जापान ने. ये टारगेट अचीव करें या ना करें, ये जो एक जापान का इनिशिएटिव है ये अवेयरनेस तो डेफिनेटली जनरेट करेगा कि अब हमारे जो नियर अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा बन रहा है. बहुत ज़्यादा कचरा जो है वो वहाँ पर हम डाल रहे हैं. और ये जो डेब्रीज हैं इसकी वजह से और ज़्यादा एक्सीडेंट्स और ज़्यादा डेब्रीज जनरेट हो सकती हैं. तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड ए ग्लोबल कंसेंसस. दुनिया के देशों को मिलकर, जितने जितने देश स्पेस में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो रॉकेट्स लॉन्च करते हैं, जिनके सैटेलाइट्स हैं, तो उनको मेक श्योर करना होगा कि हम यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाएं. और ये कचरा साफ़ करने के लिए भी हमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, वरना ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता ही जाएगा. तो व्हाट वी नीड इज़ ए स्वच्छ स्पेस. काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था. आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. आज का वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. अगर हमारी चैनल पसंद आती है, अगर हमारे वीडियोस पसंद हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा. आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं हमारे देश के. इनका नाम है कमल हसन. आई एम श्योर आपने इनकी फिल्म्स तो देखी ही होगी. अब पॉलिटिक्स में वो एंट्री कर रहे हैं. उनकी नई पार्टी जो है उसका नाम है मक्कल निधि मयम, MNM. MNM ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने रखा है. पॉइंट ये है कि जो हाउसवाइफ्स हैं उनको फुल टाइम होम मेकर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा. और यहाँ पर यह भी बात आ रही है कि महिलाओं को, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको सरकार बेनिफिट्स भी देगी. फॉर एग्जांपल एक प्रकार की सैलरी हाउसवाइफ को दी जाएगी. ऐसी बात उन्होंने सामने रखी है. अब पॉलिटिकली भी ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन जो है ये जीतना इट्स ए टफ कंपटीशन. तो ऐसा भी हो सकता है कि महिलाओं के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए शायद ये पॉइंट सामने रखा हो. व्हाटएवर इट इज़, वी आर नॉट श्योर, राइट, कि एक्चुअली में उनका इरादा क्या है. लेकिन ये जो चीज़ उन्होंने सामने रखी है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. दुनिया भर में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, एक प्रश्न रहा है जिसके बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं. सत्यमेव जयते नाम का एक प्रोग्राम था आमिर खान का, और उसमें ये टॉपिक जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है. फिर NCERT में भी एक चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें एक चैप्टर है कि आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर NCERT's जो बेसिक रिवीजन आपने किया होगा, तो उसमें एक चैप्टर है कि एक दिन के लिए जो मदर हैं वो छुट्टी पर चली जाती हैं और फादर जो हैं जिनको ऑफिस भी जाना है और बच्चों को तैयार करना है, स्कूल बस मिस हो जाती हैं और कितना सारा काम जो है वो रह जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट. तो हाउस होल्ड वर्क जो है ये 24/7 की एक प्रकार की ड्यूटी है.
ना तो इसमें कभी डे ऑफ होता है, ना तो कोई ऐसा फिक्स्ड वेकेशन होता है, राइट। और ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, राइट। और ऊपर से आपकी ऐसी कोई ख़ास वैल्यू भी, आपका जो काम है हाउस होल्ड वर्क जो है, हाउस वर्क जो है, उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाता है, राइट। और कई महिलाएं जो हैं अनफॉर्चुनेटली ये कहती हैं कि अगर कोई पूछता है कि आप कुछ करते हैं, देन दे से कि नहीं हम कुछ नहीं करते, आई एम जस्ट ए हाउस वाइफ। बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब एवर। लॉन्ग आवर्स हैं, 24/7, एनी टाइम यू हैव टू बी ऑन ड्यूटी। तो ये सारे इसके चैलेंजेस हैं। तो ये जो वेजेस फॉर हाउस वर्क हैं उसकी डिमांड हुई नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में। जब महिलाओं के आंदोलन वहाँ पर चल रहे थे, उनके इतिहास को जब आप देखेंगे तो एक लंबे वक्त तक महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार नहीं था यूएसए में, इंग्लैंड में। और फिर धीरे धीरे ऐसे महिलाओं के आंदोलन हुए और फिर उनके पॉलिटिकल राइट्स आए, और उस टाइम पर इस पर्टिकुलर चीज़ की भी डिमांड हो रही थी। ज़्यादातर दुनिया के अलग अलग देशों में अगर आप सोसाइटी को देखेंगे तो पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। और पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये माना जाता है कि महिलाओं का ये काम ही है कि आप घर पे रहें, बच्चों की देखभाल करें, बुज़ुर्ग की देखभाल करें, और जो पुरुष हैं उनका काम है कि वो बाहर जाकर पैसे कमा कर लेकर आए, और घर जो हैं वो पुरुष चलाते हैं, ऐसा कहा जाता है, बिकॉज ही अर्न्स मनी फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन 1960s और 70s में जो महिलाओं का आंदोलन था वो इसी मिथ को तोड़ना चाहते थे। ये जो भ्रम था कि पुरुष घर चलाते हैं, महिलाओं का जो पॉइंट था वो ये था कि देखिए आपको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। अगर आपके कपड़े इस्त्री करने के लिए आप किसी व्यक्ति को रखें, खाना बनाने के लिए किसी व्यक्ति को रखें, फिर दूसरे जो घर की साफ़ सफाई एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के लिए, फिर बच्चों की देखभाल, तो अगर पूरा बिल आप बनाएं, पूरा लिस्ट बनाएं, तो फिर आप जितने पैसे कमाते हैं उससे डबल या फिर ट्रिपल अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो आप जितने कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसे जो हैं महिलाएं ये सारे काम करके पैसे बचाती हैं, इतने पैसे आपको। और इसका फ़ायदा किसको होता है? इसका फ़ायदा होता है कंपनीज़ को। कंपनीज़ जो हैं, महिलाओं ने ये भी एक पॉइंट रखा, कंपनीज़ के बारे में मैं अभी बात करूंगा। महिलाओं ने दूसरा जो पॉइंट रखा वो ये था, 1972 में मारिया रोज़ा डेला कोस्टा और सेल्मा जेम्स ने एक अपना पेपर लिखा, और इसमें यह कहा है कि द लिविंग ह्यूमन बीइंग द लेबरर हिमसेल्फ। महिलाएं जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो घर का काम करती है, वो बच्चों की देखभाल करती हैं, स्कूल, उनका एजुकेशन, बच्चों को तैयार करती हैं, और यही बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में फैक्ट्रीज़ में, सर्विसेज में काम करेंगे। तो इनको तैयार किसने किया? जब तक आपकी फैक्ट्री तक पहुंचे ये व्यक्ति या फिर आपके ऑफिस तक, उससे पहले उनका पूरा जो परवरिश और सारी चीज़ें जो हैं, उनकी गुड क्वालिटीज़ किसने उनको एनरिच किया? हाउस होल्ड या फिर हाउस वर्कर्स ने, राइट, हाउस वाइफ्स ने। और इसका फ़ायदा किसको मिलता है? हर रोज़ इसका फ़ायदा बिजनेसेस को मिलता है कि आपको एक तैयार ह्यूमन बीइंग जो है वो मिल जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेली कंजम्पशन है, एक व्यक्ति अगर फैक्ट्री से या फिर ऑफिस से घर जाता है, वहाँ पर खाने पीने की कुछ चीज़ें नहीं हैं, नो वन इज़ देयर टू लुक आफ्टर हिम, तो दूसरे दिन उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होगी। चलो 15-20 दिन तक वो व्यक्ति जो है वो ऐसे सरवाइव कर लेगा, उसके बाद डायरेक्टली उसके काम के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन नहीं होती है, ये कुछ डीप अंडर करंट टॉपिक्स हैं। फिर जो हम बात कर रहे थे ये इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्री और जो कैपिटलिस्ट हैं उनको इसका फ़ायदा मिला। जब एक व्यक्ति आपके फैक्ट्री पर काम करने के लिए आता है तो वो ये नहीं कहता कि मेरा घर का खर्च जो है वो 3,000 रुपये हैं, राइट, ये इस्त्री, खाना पीना, वटेवर, राइट, 3,000 पकड़ के लेट्स से 10,000 रुपये ये सारी चीज़ों के हैं, और आप 12,000 रुपये मुझे सैलरी दीजिए, तो मुझे सैलरी आप 22,000 रुपीज़ दे दीजिए। ऐसा नहीं होता, ये पैसे तो कैलकुलेट ही नहीं होते, तो सिर्फ 12,000 ही फैक्ट्रीज पे करती हैं, और कम पैसे पे करने पड़ते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट भी वो कमाते हैं, राइट। तो अगर आप पूरी चेन को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की? महिलाओं ने। आप पूछेंगे कि
फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग जाते हैं और मेहनत महिलाओं ने, अगर आप यहाँ पर देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया और पता चलता है कि अनपेड केयर वर्क जो हैं ये 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। 76.2% महिलाएं जो हैं, ये उन्होंने जो टोटल काम किया है वो पुरुष से 3 गुना ज़्यादा काम होता है अगर वर्किंग आवर्स को आप कैलकुलेट करें। और एशिया और पैसिफिक रीजन में तो ये 80% से भी ज़्यादा हैं। तो ये एक नया टॉपिक हमारे, नया तो यू कैन से नया क्योंकि इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है, लेकिन कमल हसन की पार्टी ने जो एक चीज़ सामने रखी है तो इससे एक नई डिबेट शायद हो सकती है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु में ये चीज़ डिलीवर हुई, और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि, और ये बात भी रियलिटी है कि फिर हाउसवाइफ जो हैं उनकी पूरी डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है वो पुरुष के ऊपर होती है जो बाहर जाकर पैसे कमा कर ले आते हैं। और फिर अगर सरकार बेनिफिट्स देगी तो कितनी महिलाओं को ये बेनिफिट मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हाउस होल्ड वर्क भी कर रही हैं और किसी के घर पर जाकर कुछ काम करना, लेट्स से खाना पकाना या फिर घर पर स्टिचिंग करना या फिर घर बैठकर कोई और चीज़ें करना, राइट, ज्वेलरी बनाना, व्हाटएवर इट इज़, राइट, तो क्या ऐसी महिलाओं को बेनिफिट मिलेंगे? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे। दिस इज़ नॉट ए सॉर्ट ऑफ ईजी थिंग, और बहुत लोग इसका विरोध भी करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये वेस्ट ऑफ मनी है, बहुत सारे ऐसा नेगेटिव, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है हमारे देश में, तो इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगी। लेकिन आई थिंक अब हम ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं, एक बदलाव भी हमें देखने को मिल रहा है। आजकल जो शादियां हो रही हैं तो दोनों लड़का और लड़की जो हैं दे वर्क आउटसाइड, राइट, आइदर फ्रॉम होम और आउटसाइड, लेकिन कुछ ना कुछ काम जो हैं वो करते हैं। तो घर को संभालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डिवाइड होनी चाहिए, वो सिर्फ अकेली महिलाओं के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये तो आपस की समझदारी की बात है। लेकिन अगर पॉलिटिकल लेवल पर अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है महिलाओं को तो फिर इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है, राइट, लेट्स वेट एंड watch. Moving on to next item, black and grey. This one is about Pakistan. FATF, Financial Action Task Force. जब भी पाकिस्तान के ऊपर ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल FATF की ये तलवार जो है उनकी गर्दन के थोड़े नज़दीक आती है, तब पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। अभी पाकिस्तान ने ज़की उर रहमान लखवी, जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, उसको जेल में डाल दिया। लेकिन ये एक प्रकार का मेकअप है ताकि FATF के सामने एक अच्छी इंप्रेशन पाकिस्तान क्रिएट कर सके। पाकिस्तान फिलहाल FATF के ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में होने का मतलब ये है कि कुछ आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपको डिमोट किया जाए और ब्लैक लिस्ट में रखा जाए तो आपके ऊपर, यानी कि इस देश के ऊपर, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन वैसे भी ख़राब है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। फिर हाफिज़ सईद को देख लीजिए, उसको भी जेल में डाला गया है। लेकिन हाफिज़ सईद और इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं और लीडर्स हैं और आतंकवादी ग्रुप चलाते हैं, उनकी पाकिस्तान में एक फ़ैन फॉलोइंग भी है। ये लोग चैरिटी के नाम पर, जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाती है, राइट, तो वहाँ पर खाना पीना देना, फ्री में खाना पीना और कपड़े देते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें दे देते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो हैं उसको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं और एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं कि ये लोग जो हैं ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन ये सारा पैसा जो है, दिस इज़ ब्लड मनी, किसी का खून करके, गलत चीज़ें करके, ड्रग्स बेचकर, राइट, यंगस्टर्स को बर्बाद करके ये सारे पैसे जनरेट करते हैं। धर्म के नाम पर चंदा भी कलेक्ट करते हैं और यही पैसों का उपयोग लोगों को मारने के लिए करते हैं। FATF का एक एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप जनवरी में मिलने वाला है और ये जो ग्रुप है ये रिकमेंडेशंस देगा FATF की प्लीनरी सेशन को, जो फरवरी में होगा।
तो प्लीनरी सेशन डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा जाए या फिर ग्रे लिस्ट में कंटिन्यूसली रखा जाए। तो ये एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप को इम्प्रेस करने के लिए पाकिस्तान ने इस प्रकार के स्टेप्स उठाए हैं कि ये ज़की उर रहमान लखवी जो है उसको जेल में डाल दिया। 2018 में, जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया और उस टाइम पर 27 पॉइंट्स पाकिस्तान को दिए गए थे। ये अक्टूबर 2019 तक उनको अचीव करने थे, लेकिन फिर कोरोना वायरस के चलते हुए थोड़ा एग्जम्पशन दिया गया। अब 3 चीज़ें हो सकती हैं प्लीनरी में। एक तो यह है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए, दूसरा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा जाए, या फिर तीसरा यह है कि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। आई थिंक मिनिमम ये होगा कि ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। मैं तो चाहता हूँ, या फिर दुनिया चाहती है, देश चाहता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान भी एक एक्सपर्ट है टेररिज्म में, तो वो इस प्रकार के मेकअप या फिर फेक स्टेप्स उठाता है और इन लोगों को पीछे पिंजरे के अंदर डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए। वहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और चार्जेस भी देखिए। जो एक अलकायदा का लीडर है अहमद ओमार शेख सईद, जो 1999 में जो हमारी फ़्लाइट हाईजैक हुई थी और जो डेनियल पर्ल हैं उनके मर्डर में शामिल था, तो इसको पाकिस्तान की कोर्ट का जो कन्विक्शन था इसको ओवरटर्न कर दिया है। अब कुछ टाइम में ये व्यक्ति छूट जाएगा। हाफिज़ सईद के ऊपर सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग के चार्जेस हैं, टेररिज्म के दूसरे कोई चार्जेस नहीं हैं। मसूद अजहर, जिनके ऊपर यूएन के सैंक्शंस हैं, वो खुलेआम घूम रहा है। तो द होल वर्ल्ड नोज कि पाकिस्तान ये सारे स्टेप्स सिर्फ प्रेशर में ही उठाता है। और जब उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, जब थोड़े टाइम के लिए ये दुनिया की नज़र पाकिस्तान से थोड़ी हट जाएगी, तो उस टाइम पर फिर से पाकिस्तान जो है वो बैक टू नॉर्मल अपनी जो भी हरकतें हैं वो करने लगता है। मैक्सिमम गवर्नर की ऑफिस का मिसयूज़ जो है ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया टॉपिक भी नहीं है। इससे पहले भी हमने बात की थी कि केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो केरला की सरकार ने एक रिक्वेस्ट की कि उनको एक स्पेशल सेशन चाहिए था 23 दिसंबर को, और ये स्पेशल सेशन जो हैं उसमें वो किसानों के साथ जुड़े हुए जो प्रोटेस्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहते थे और एक वो एक लॉ भी पास करना चाहते थे, कि रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे। लेकिन ये स्पेशल सेशन की परमिशन ही गवर्नर ने नहीं दी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब सरकार गवर्नर को कहे तब गवर्नर को सरकार की बात माननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक सिलेक्टेड व्यक्ति जो हैं वो इलेक्टेड लोगों की बात नहीं मान रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। राजस्थान में भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिली। अशोक गहलोत जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब रिक्वेस्ट की कि वो फ्लोर टेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ के भी गवर्नर साहब ने यही कहा कि आपको परमिशन नहीं मिलती है या फिर नहीं दी जा सकती, या फिर इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे स्टेप्स जो हैं ये फेडरलिज्म, जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको कमज़ोर कर देंगे। और फ़िलहाल जो एग्रीकल्चर को लेकर जो किसान के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इसमें हमें ये समझना है कि एग्रीकल्चर जो है ये राज्य का विषय है। तो इसके ऊपर जो भी डिसीजंस हैं वो राज्य को लेने हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन राज्य करेगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉ बनाकर ऐसे ही राज्यों के ऊपर थोपने की कोशिश करेगी, तो इससे फेडरलिज्म का नुकसान है और इसका बेनिफिट भी जो ग्रास रूट लेवल का व्यक्ति है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। हमने ये भी डिस्कशन किया है कि ये जो फार्म लॉज हैं उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके पीछे मेन रीज़न है इस पर्टिकुलर बिल को या फिर बिल्स को इतना अच्छी तरीके से डिस्कस ही नहीं किया गया। राज्यसभा में इसको मनी बिल कह के पास किया गया। तो ऐसे स्टेप्स जो हैं दे अंडरमाइन आवर डेमोक्रेसी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एम्ब्रेसिंग एनर्जी एफिशिएंसी। आर.के. सिंह जो हमारे पावर मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 को अनाउंस किया। और इसमें यह है कि अगर आपको पावर सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो फिर डिस्कॉम्स जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से गुजर रही हैं। 2030 तक पहुंचते पहुंचते हमारे देश का जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो नियरली डबल हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन डबल होगा तो या तो आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें या फिर
आप दो चीज़ें एक साथ करें कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करें और इसी के साथ साथ ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके एलईडी बल्ब्स हैं। तो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा नहीं करनी पड़ेगी और हर एक के लिए पावर भी अवेलेबल होगा। एक रीजनेबल रेट पर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का ग्रोथ होना चाहिए। एक सर्वे कंडक्ट किया गया और इसमें 15,000 घरों को एनालाइज किया गया 21 स्टेट्स में और पता चला कि 75% जितने एयर कंडीशनर्स और 60% जितने रेफ्रिजरेटर्स जो हैं ये एनर्जी एफिशिएंट थे। तो ये एक अच्छी बात है। 90% जितने घर जो हैं उसमें एलईडी बल्ब्स और ट्यूब्स थे, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जब सीलिंग फैंस की बात आती है, जब टेलीविजन्स की बात आती है, तो 90% घरों में आप देखेंगे जहाँ पर सीलिंग फैंस है सिर्फ 3% फैंस ही एनर्जी एफिशिएंट थे। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो एनर्जी एफिशिएंट फैंस हैं उनकी प्राइस नियरली 3 टाइम्स ज़्यादा है। एक अगर पंखा आपको 500 रुपीज़ में मिलेगा नॉर्मल, तो एनर्जी एफिशिएंट 1500 में मिलेगा। तो इसको अफोर्डेबल बनाने की भी आवश्यकता है ताकि हर एक व्यक्ति जो है इसको अफोर्ड कर सके। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक टारगेट रखा है कि 2022 तक सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे शुड बी सीलिंग फैंस जो हैं ये इसके ऊपर एक मैंडेटरी लेबलिंग होना चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी का। लेकिन आज भी अवेयरनेस इसको लेकर काफ़ी कम है। तो सरकार, राज्य सरकार पर्टिकुलरली डिस्कॉम्स और रिटेलर्स मिलकर कंज्यूमर में ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। सरकार स्मार्ट मीटर्स के बारे में भी सोच रही है कि स्मार्ट मीटर से हम मॉनिटर कर पाएंगे कि कितने घरों में क्या क्या कितना कंजम्पशन है और एक रियल टाइम बेसिस पर डेटा मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ है जिसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कशन नहीं हुई है। बहुत सारे डिस्कॉम्स का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के गांव जो हैं वहाँ पर वीज चोरी होती है। मैंने खुद देखा है कि कुछ गांवों में जब आप जाएंगे तो जो तार होते हैं, मेन जो एक खंभा है और जो तार है, तो वहाँ पर डायरेक्टली वो वायर्स जो हैं उन्होंने सारी चीज़ें बनाई है, ऐसे वो डाल देते हैं एंड दे आर डूइंग दिस चोरी और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। तो इससे नुकसान होता है। अब स्मार्ट मीटरिंग भी कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे देश में इश्यू ये है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आए, जब तक वो इम्प्लीमेंट होती है तब तक उसका कोई तोड़ भी निकाला है, कुछ जुगाड़ जो हैं लोग निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है। तो इससे नुकसान होता है। फिर आपको अंडरग्राउंड सारे अपने वायर्स करने पड़ेंगे, लेकिन उसका खर्च भी इतना होगा। तो एक्सपर्ट्स को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में, लेकिन हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप पिन पॉइंट, आज ये पॉसिबल भी है, कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज़ किए जा सकते हैं जिससे आपको पता चले कि अगर कहीं पर चोरी हो रही है, वीज चोरी, तो आप उसको एविडेंस सॉलिड आपके पास एविडेंस आ जाए कि इस पर्टिकुलर जगह पर ये चीज़ हो रही है। और ऐसा करने से शायद हम इसको रोक पाएँ। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के पास पैसे होंगे, प्रॉफिट में होंगी, तो वो नेटवर्क को एक्सपांड भी कर पाएगी। अगर वो लॉस में है तो वो एक्सपांड नहीं कर पाएंगे और ये देश का ही नुकसान है। क्वालिटी गिग्स ए सॉल्यूशन टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक डेटा हमारे सामने रखा है और वो ये है कि नवंबर में अनएम्प्लॉयमेंट 6.51% था, दिसंबर में ये 9.06% हो चुका है। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तब एमजी नरेगा जो हैं इसमें 200, इसकी डिमांड जो है 243% एक राइज देखने को मिला पर्सन वर्क्स डे में। और जो एमजी नरेगा का पूरा बजट था साल का, ये नवंबर तक 90% जितना, यानी कि 8,64,000 करोड़ जो एलोकेट किए गए थे, तो उसका 90% जितना जो है वो एलोकेट किया गया था। तो इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। जो लोग सिटी में रहते थे, जो मजदूरी करते थे, वो गांव अपने वापस चले गए और एमजी नरेगा के तहत कुछ ना कुछ काम जो है वो ढूंढने लगे। अब सिटी में भी बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारी दुकानें बंद हुई, तो सिटी में रहने वाला जो मजदूर था, जो सिटी में ही रहता है, जिसका कोई गाँव नहीं है, उसकी मुसीबत काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि एमजी नरेगा की तरह हमारे पास सिटी को लेकर, अर्बन
एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हमारे पास कोई नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने गिग इकोनॉमी में काम करने की शुरुआत की। ये ओला, उबेर, फिर स्विगी, जोमेटो, इस प्रकार की बहुत सारी नई नई कंपनीज़ हैं जो गिग इकोनॉमी का पार्ट हैं, जिसको गिग वर्कर्स कहते हैं। तो आप किसी भी एक कंपनी के लिए ही आप अलग अलग आप सुबह किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और शाम को आप स्विगी की डिलीवरीज करते हैं। तो स्विगी वाला जो पार्ट है दैट इज़ योर नॉट इट्स ए पार्ट टाइम जॉब, लेकिन इसी के साथ साथ ये गिग इकोनॉमी, इसमें डिपेंड्स कि आपको कितना काम मिलेगा, उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। बहुत सारे लोगों के लिए ये मेन जॉब ही है स्विगी, या फिर ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। आजकल आपने ये भी देखा होगा, दिस मूवर्स एंड पैकर्स उनको कहते हैं, कि आपको घर चेंज करना है, ऑफिस का सामान चेंज करना है, तो आप उनको बुलाएंगे, वो लोग आएंगे और सारी चीज़ें पैक करके ए टू बी पॉइंट तक छोड़ देंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ, वहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी, क्योंकि जितना काम मिलेगा उस हिसाब से उनकी इनकम तय होगी। तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है। और जब आप एक एनालिसिस किया गया 5 मैट्रिक्स के ऊपर, 11 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि सिर्फ 2 ही फर्म्स, अर्बन कंपनी और फ्लिपकार्ट, जिसका स्कोर 10 में से 5 से ज़्यादा रहा। बाकी की जो कंपनीज हैं उनका 2 से भी कम रहा। और उबेर, ओला, स्विगी, जोमेटो में काम करना जो है, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एज पर द सर्वे। तो क्योंकि हमारे पास एमजी नरेगा के इक्विवेलेंट कोई अर्बन एरिया को लेकर कोई स्कीम नहीं है, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब आप डायरेक्टली अगर कोई स्कीम लॉन्च कर देंगे तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। तो सरकार के पास भी इतने पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। एज यू कैन सी हियर, अगर 300 रुपये पर डे भी दिए जाते हैं तो 1 लाख करोड़ रुपीज़ की आवश्यकता होगी। तो लेटेस्ट जो सरकार ने स्विगी के साथ, स्विगी ने एक स्ट्रीट फूड वेंडर प्रोग्राम की शुरुआत की, और इसमें जो स्वनिधि है, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, तो ये स्विगी और ये पीएम स्वनिधि मिलकर स्विगी ने यह तय किया है कि 36,000 जितने स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं उनको स्विगी प्लेटफॉर्म में लेकर आएगी, और FSSAI का सर्टिफिकेट भी उनको दिलवाएगी ये स्ट्रीट फूड वेंडर्स को। अगर नहीं मिलता है तो जो भी चेंजेस उनको करने हैं वो चेंजेस करने के बाद ये सर्टिफिकेट मिल जाए तो इसके ऊपर काम। तो यहाँ पर व्हाट वी आर सीइंग इज ए पार्टनरशिप, कि प्राइवेट कंपनी और सरकार की स्कीम यहाँ पर मिली, और इसका बेनिफिट होगा लोगों को, राइट। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार के एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, एक नई पार्टनरशिप को डेवलप करके हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था स्विगी और पीएम स्वनिधि का। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, PDF मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड मेक श्योर यू डाउनलोड आवर ऐप एंड गो थ्रू दिस न्यू ईयर सेल एज वेल। I'll see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.